हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस चैनल पे होने वाले डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कोई कमेंट में फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हो। यहाँ हम बातें करते हैं, जनरल डिस्कशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, रिलीजन, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी। इन चीज़ों पे थोड़े से पर्सपेक्टिव में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो शायद आप पसंद करोगे। एनीवे, आज मैंने दोबारा से पंगा ले लिया है अपने पीटरसन चाचा से, या जॉर्डन चाचा, जैसे भी आप उनको कहना चाहो। उनकी एक वीडियो का टाइटल मुझे थोड़ा सा कैची लगा। हालांकि वो किसी और ने अपलोड किया है और आई थिंक इट वाज मेंट टू बी कैची, क्योंकि टाइटल ये है कि डू थिंग्स एग्जैक्टली एज अदर्स आर डूइंग, जो कि आपको, अगर आप फर्स्ट लुक से देखोगे तो आपको लगेगा कि मीडियोकर या फिर कॉपी कैट बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बट एक्चुअली मैंने अपने जीवन में एक टाइम पे रियलाइज़ किया था कि हम जब 19-20 साल के होते हैं तो हमें हर चीज़ में और हर बड़े इंसान के किसी चीज़ को करने में हज़ारों कमियां दिख रही होती हैं, और हम सोचते हैं कि यार अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं ये करता, वो करता, या फिर ये वाली सरकार ये क्यों नहीं कर रही, या फिर ये वाली एजेंसी ये क्यों नहीं कर रही, या फिर ये वाली कंपनी इस तरीके से काम क्यों नहीं कर रही, या फिर चीज़ें इस तरह से क्यों नहीं हो रही जैसे हमारे 19-20 साल के दिमाग को एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनके अनुसार चीज़ें क्यों नहीं हो रही। और हमें उस वक्त लग रहा होता है कि हमारे हाथ में अगर चीज़ें आ जाएं तो हम कतई काम 35 कर देंगे एक दिन में। खैर, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, 5 साल 7 साल, आपको रियलाइज़ होना शुरू होता है कि चीज़ें एक्चुअली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। जितना उनके सरफेस लेवल पे हम उन्हें देख रहे थे वो उतनी सिंपल नहीं है। और जैसे जैसे आपको ये रियलाइज़ होता जाता है वैसे वैसे आप उन लोगों के उन लोगों के एक्शंस को, जिन लोगों को पहले आप बहुत हाइपर क्रिटिसाइज़ करते थे जब आप 20 के थे, एक तरह की जस्टिफिकेशन अपने एंड से देने लगते हो कि हाँ, उस व्यक्ति का ये डिसीजन शायद इस वजह से रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं छोटा था, ओके, अब हालांकि मेरे विचार बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचता था कि यार इंडिया के ऊपर पाकिस्तान बार बार हमला कर देता है तो हमें भी उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। आई थिंक मैं 15-16 साल का हूँगा, तो हम क्यों नहीं अग्रेसिव होते हैं उनके साथ, बेसिकली सिंपल वर्ड में, कि जब वो हमारे साथ अग्रेसिव होते हैं तो हम क्यों नहीं होते। पर आज जब मैं एक चीज़ ये देखता हूँ तो पहली चीज़ तो हमें किसी के भी अग्रेसिव होने से थोड़ा सा कंसर्न्ड होना चाहिए कि कोई भी अग्रेसिव हो रहा है। खुद तो अग्रेसिव होना दूर की बात। आज ये मेरी सोच है जो मैं बता रहा हूँ। और हमें तो खैर डिफेंस करने के लिए ऑफ कोर्स पूरा ज़ोर लगाना चाहिए, लेकिन अग्रेसिव पहले शुरुआत में कभी नहीं होना चाहिए। और ये एक सही तरीका होता है। हाँ, अपने डिफेंस के लिए आप बेस्ट से बेस्ट इंतज़ाम रखो, कि क्योंकि आप ये नहीं भरोसा कर सकते कि दुनिया में कब कौन अग्रेसिव हो जाए, जो कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि स्पेशली जिस जियोग्राफिकल रीजन में इंडिया है, हमेशा से ही यहाँ पे डिफरेंट तरीके के इन्वेजन्स होते आए हैं। तो अपनी डिफेंस के लिए 100% तरीके से तैयार रहना, वो बिल्कुल अप्रिशिएबल और लुक फॉरवर्ड करने जैसी बात है। लेकिन किसी की तरफ अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ये रियलाइज़ हो गया मुझे। एनीवे, मैं बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो पीटरसन चाचा की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है, और फिर बात करेंगे इस बारे में। You orient yourself towards some good, the highest good that you can conceptualize. It has to be through a consultation with your ancestors, because you need to do the things that people have always done, and you need to do them properly, and you need to assume that that's the way that you should live unless you have a very good reason. ओके, इन्होंने ना अपने एंसेस्टर की तरफ अपने आप को ओरिएंट करने की बात की। इससे भी मैं रिलेट करता हूँ इसके बारे में भी, कि मैं इस चीज़ के कितना अगेंस्ट था। जैसे कि जब मैं 18-19 साल का था तो मुझे जो हमारे से एंसेस्टर थे उनके किए जाने वाले हर काम
में बहुत सारी कमियां दिखती थी कि वो लोग उन लोगों ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया इतना डेवलप क्यों नहीं है, या फिर इतने सालों तक अंग्रेज़ों की हुकूमत कैसे रही इंडिया में। हम इतनी बड़ी कंट्री थे, इतने ज़्यादा लोग थे, वो इतने कम थे, फिर भी वो कैसे पूरे हुकूमत करने में कामयाब हो गई इतने बड़े देश के ऊपर। पर जैसे जैसे आपको ह्यूमन नेचर की समझ आती है, समाज, उस ह्यूमन नेचर की वजह से समाज का स्ट्रक्चर क्या होता है, लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, जब आपको ये समझ आता है ह्यूमन नेचर के बेस पे, तब आपको रियलाइज होता है हाँ ये तो बहुत ईजी था। इनफैक्ट ये बड़े चमत्कार की बात है कि कैसे लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें भगाने पे तैयार हो गए एक ही वक्त में, एक ही साथ सारे लोग। ये है असली चमत्कार की बात, ये नहीं कि उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि उसके पीछे की जो मोटिवेशंस थी कब्जा करने की वो ज़्यादातर जीत जाती हैं, जैसे कि लालच। reason to change it dramatically, and maybe you do, but you've got to start with some axiomatic set of presuppositions, because otherwise you have to invent everything on your own, and you don't have enough time to do that. So you have to use normative guidelines. And if you don't, then people won't know what to do with you. That's another big problem. If you live completely outside the norm. I mean, remarkable artists manage that to some degree, but of course they pay for the privilege by being remarkable artists. So if there's something truly remarkable about you, perhaps you could justify deviating from the normative path. But if there isn't, first of all, there's nothing remarkable enough about you to justify deviating in every way from the normative path, no matter how remarkable you are. So that's part of the rescuing of the father from the depths, is to reunite yourself with the traditional structures of your community. You can do that in a way that you feel suits your own needs best, but I don't think you can not do it, because it makes you weak, and then you'll drown. All right, so let's say you have oriented yourself. अच्छा देखो, बात तो ये ऐसी है कि जिसको सुन के इस पर डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सुन के सोचने वाली बात है कि जिस पे थोड़ी देर सोचा जाए कि अच्छा क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए मेरे फादर की तरह, या फिर जैसे हर कोई करता आया था। तो अपनी फैमिली की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चीज़ें देखो जो मैं उनकी तरह करनी चाहिए मुझे, लर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान, फैमिली का की टेक केयर करना, बीइंग अ मैन, और लविंग होना अपने परिवार की तरफ। और आई थिंक ये सारी चीज़ें इंस्टिंक्टिवली भी आती हैं। जो बंदे लर्निंग की तरफ अलाइंड होते हैं वो इंस्टिंक्टिवली अलाइंड होते हैं, वो अपने आप को किसी की कॉपी करके लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे होते। या जो फैमिली के लिए लव होता है वो भी इंस्टिंक्टिव होता है। तो हम काइंड ऑफ होते हैं आई थिंक इंस्टिंक्टिवली डिराइव्ड अपने एंसेस्टर्स को फॉलो करने के लिए, क्योंकि अगेन जैसा कि इन्होंने कहा, अगर आप वो नहीं करोगे और अगर आप हर चीज़ में डेविएट कर जाओगे जो पाथ चलता आ रहा है उससे, तो आपके पास अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने आप को लाइफ जीने के लिए कोई फ्रेमवर्क होगा ही नहीं। और क्योंकि देखो, एक चीज़ को समझना कि हम एक सिंगल यूनिट नहीं है इंसान, हम एक बहुत बड़े नेटवर्क का एक नोडल पॉइंट है, या फिर एक क्या कहना चाहिए, एक सिग्नल है एक बहुत बड़े नेटवर्क में। हम एब्स्ट्रैक्ट में नहीं जीते। उसका एक इसको अगर समझना हो या इस चीज़ को फील करना हो कि इस चीज़ की गहराई क्या है, तो आप एक शहर में रहते होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, जॉब पे साथ में काम करने वाले कॉलीग्स होंगे, स्कूल के पुराने टीचर वगैरह, ये सब कुछ होंगे। पूरे का पूरा आपके आसपास समाज होगा आपका जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। 2 साल के लिए किसी और सिटी में मूव हो जाओ, जैसे टोक्यो जापान मूव हो जाओ, और अपनी सोशल लाइफ पे आने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करो, और आपकी लाइफ कितनी फुलफिल्ड फील होती है। शुरू के 1-2 महीने का जो फ़न होगा किसी नई जगह पे जाने का, उसके बाद तो जो आपकी लाइफ की फुलफिलमेंट आपको फील होती है उस 1-2 महीने को हटाने के बाद का जो पीरियड है उसमें, और जब आप जहाँ भी आप अपने शहर में, मान लो आप लखनऊ में रहते हो, लखनऊ की जो आपकी लाइफ थी जिसमें कि आपका आसपास सारा समाज था आपके, वो जो आपकी लाइफ थी, इन दोनों लाइफ की क्वालिटीज़ में जो आपको फ़र्क फुलफिल, जस्ट एक ज़िंदगी जीने का जो रस है उसकी क्वालिटी में जो फ़र्क आएगा वो आपको ये बता देगा कि नहीं,
कोई भी इंसान सिक्लूडेड अपने आप में एक सिंगल यूनिट नहीं होता. हम सब एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और हम उसी वक्त बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं जब हम उस नेटवर्क में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उस नेटवर्क में हम अच्छे से जुड़े होते हैं, कनेक्शन हमारा अच्छा होता है. हम फॉर एग्ज़ाम्पल समाज में आपकी इज़्ज़त हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर रहे हो जिससे कि लोग आपके रिस्पेक्टफुली आपको देखें. अगेन रिस्पेक्ट की बात आ गई, ठीक है. स्टैंडिंग, अगेन ये भी रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है. तो इन चीज़ों से आपकी फुलफिलमेंट आती है लाइफ की. और अगर आपको इन चीज़ों से डिसएग्रीमेंट फील होती है तो जैसा कि मैंने बताया, ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लेना. But not perfectly, because you're full of mistakes and errors. So then what do you do? Because you have to fix those errors, but you still have to be oriented. And this is why I started to get interested in the phenomena of meaning as a phenomenological experience, to experience something as meaningful. It's not exactly obvious what that means, to experience something as meaningful. I think that you can approach it obliquely, like if I said, watch yourself for 2 weeks and notice when you're doing something that you regard as meaningful. I could say, well, here's some markers. You lose a sense of time, you lose a sense of vulnerability, you're deeply engaged in it. It seems worth the effort, right? You forget yourself while you're doing it. Maybe you forget your existential concerns while you're doing it. You're not ruminating or obsessing about the meaning of your life, right? So there's markers for it. It's like the flow states that Csikszentmihalyi described. And then you can experience it. You experience it under certain sort of ritualistic conditions. You might experience it when you go see a great movie. You might experience it when you listen to music. I think music is a very, very standard pathway for people to have that kind of experience, because virtually everyone gets intimations of meaning from music. And I think music is hierarchically structured patterns that are representative of being laying itself out properly. It's something like that. So it's an abstract representation of proper being. And so okay, इनकी वीडियो पे काफ़ी जल्दी पॉज करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट मटेरियल होता है, जैसा कि मैंने कहा. और आप शायद कई बार डायरेक्टली कुछ कह भी नहीं सकते. आपको शायद सोचना पड़ता है कि मेरा इस बारे में क्या सोचना है, या किस तरह से इस प्रॉपर्टी को या इस आइडिया को एक्सप्लेन किया जा सकता है सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू. ओके, तो इन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे अंदर कमी है और हमें एक फ्रेमवर्क को फॉलो करना है, तो हो सकता है हम उसे शायद सही से ना फॉलो कर सकें. तो दूसरी चीज़ जो हम ये कर सकते हैं, हम मीनिंग को ढूंढें. और मीनिंग हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो हम 2 हफ्ते तक वो चीज़ करें जो कि हम सच में हमारे लिए सबसे ज़्यादा जिसकी ख्वाहिश है हमें अपनी ज़िंदगी में. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपको एक बिजनेसमैन बनना है और आपके दिमाग में एक आइडिया है कि मैं अमेज़ॉन पे इस तरीके से एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, सेलर बनूँगा और मुझे ट्रेडिंग करनी है और मैं ये सामान खरीदूँगा और इसको ऐसे ऐसे बेचूँगा. 2 हफ्ते तक आप कंटिन्यूसली उस पर काम करते हो, प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, वेबसाइट बनाते हो अपनी खुद की, सप्लायर्स के साथ बात करते हो, प्रोडक्ट की सेल वगैरह की रिसर्च करते हो, सब कुछ करते हो. 2 हफ्ते तक आप अपना पूरा टाइम उसमें दे रहे हो और आप साथ साथ अपने आप को भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि, या अगर आप मान लो इतने लीन हो गए उस काम में कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि टाइम कब निकल गया, तो आपने बाद में सोचा कि ओ शिट, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कितना टाइम निकल गया था. तो अपने आप को आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो एक तरीके से उस दौरान. तो इनका यही कहना है कि वो टाइम शायद कुछ ऐसा गुजरेगा कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि ओके टाइम निकल गया यार, अभी तो सुबह हुई थी, अभी 4 बज गए शाम के. और इनका ये कहना है कि ऐसा तब होता है जब आप कोई बहुत ग्रेट मूवी देख रहे होते हो या फिर कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक का पीस सुन रहे होते हो. स्पेशली म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक रिप्रेजेंट करता है लाइफ की एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इन्होंने म्यूज़िक को फिलोसॉफिकल टर्म्स में डिफ़ाइन किया कि रिदम्स हैं जो कि हायरार्की में एक प्रॉपर तरीके से सेट किए हुए हैं और एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को. इस चीज़ से मैं कितना अग्री करता हूँ मुझे नहीं पता. हालांकि
फर्स्ट हियरिंग पे इट मेक्स सेंस, बट म्यूज़िक मुझे लगता है शायद इससे भी थोड़ी एक डीप चीज़ है. मुझे लगता है कि वो कुछ वाइब्रेशंस हैं जो हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती हैं, और हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी चीज़ को इन्होंने दूसरे शब्दों में कहा हो. तो मैं इस पर थोड़ा और सोचूंगा, तो मैं इस पर कोई ख़ास बात नहीं कर सकता. बट यस, ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ, जब आप किसी काम को पूरे दिल से कर रहे होते हो तो आपको सच में टाइम रियलाइज़ नहीं होता. और सच में जब कोई बहुत अच्छी मूवी देख रहे होते हो या कोई बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक सुन रहे होते हो तो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 मिनट के लिए शून्य हो जाता है. 2 मिनट के लिए या जितनी भी देर वो लास्ट करती है वो फीलिंग, उतनी देर के लिए. We can grapple with the phenomena of music, and we can box, or phenomena of meaning, we can box it in a little bit and start to conceptualize it. We can start to conceptualize it perhaps as the manifestation of a deep instinct. And so I would say, well, meaning is what manifests itself when you've oriented yourself properly, and when you've optimized the flow of information between you and chaos. That might be the right way of thinking about it. Because you think about a piece of music, is you want it to be predictable, but you don't want it to be perfectly predictable. You want it to be predictable with some interesting variations, and predictable with some variations that make sense. And maybe you can conceptualize that as something like this. It's like, it's predictable at this order of stability, but it's varying down here from time to time. And so you've got stability there, but variability there, and you can handle that. So you want an overarching structure of stability with some internal variability. And maybe that's the way that you update yourself without falling apart. And then I would say, okay, इन्होंने जो बताया कि इन्होंने कहा कि आपको अपने आप को ऐसे ओरिएंट करना होता है कि केओस से जब आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, अच्छा इसमें ये प्रिजम्पशन है कि इन्फॉर्मेशन केओस से ही आती है या कोई भी चीज़ केओस से ही आती है, जो कि आई 100% अग्री विद. बेसिकली देखो, आप जो हो, आप होगे अपने घर में, और आपका एक परिवार होगा, और आपका एक घर होगा, और हो सकता है आपकी कॉलोनी भी ऐड कर लो उसमें, और हो सकता है आपका शहर भी ऐड कर लो उसमें, ठीक है. लेकिन आपके घर के बाहर आपकी जो कॉलोनी है, उस एरिए में और आपके घर में एक डिफरेंस ये है कि आपके घर के बाहर और कॉलोनी में केओस का डिफरेंस है. आपके घर के बारे में आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है मुकाबले आपकी कॉलोनी के. हो सकता है आपके घर में होने वाली, अगर आपको 99% चीज़ों के बारे में पता हो, तो कॉलोनी में होने वाली शायद 50% चीज़ों के बारे में पता हो. वो जो बाकी 50% है या 49% का डिफरेंस है, वो केओस हो गया, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. और इसी ऑर्डर में शहर चले जाओ, लोकेलिटी चले जाओ, राज्य चले जाओ, देश चले जाओ, ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी. तो बेसिकली दुनिया क्या है, आप हो, और आपके आसपास पूरी ये जो दुनिया है, जिसको हिंदुइज्म में माया भी कहते हैं वैसे, तो माया क्या है, आपको बेवकूफ़ बना रही है एक तरीके से. ये सब एक केओस है. इसी को अगर हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, इसी स्पिरिचुअल थॉट को, माया के थॉट को, तो ये केओस है. बट केओस आपके पास जो भी आता है वो केओस से ही आता है. अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपका घर, आपका ब्लॉक या आपका मोहल्ला, आपका लोकेलिटी, केओस बढ़ रहा है और केओस बढ़ रहा है और ऑर्डर घट रहा है. ऑर्डर क्या है, जो आपको पता है, जिससे आप फैमिलियर हो. फॉर एग्जांपल, अपने घर में आप एक ऑर्डर में हो, आपको पता है कि यहाँ मेरा सेफ्टी का लेवल क्या है, यहाँ मेरा कंफर्ट लेवल क्या है, यहाँ मेरा एंटरटेनमेंट किस लेवल पे हो सकता है, या मुझे फूड की मेरी आपूर्ति कितनी ईजीली या मुश्किल से हो सकती है, दूसरी तरीके की हेल्प्स मुझे कितनी मिल सकती हैं. अपने घर के अंदर आपको पता होती हैं चीज़ें. आप शहर के दूसरे हिस्से में चले जाओ, आपको नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली कैसा फूड मिलेगा या किस टाइम पे मिलेगा, या अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो कहाँ आपको मिलेगा, आपको वो ढूंढना पड़ेगा उसके केओस में जाके. ऐसे समझो. तो इनका कहना है कि अपने आप को ऐसे ओरिएंट करो, या ओरिएंट करने को आप ऐसे समझ सकते हो कि अपने आप को ऐसे चलाओ, अपने आप को ऐसे मेंटेन करो, अपने आप को ऐसे ऑपरेट करो दुनिया में कि केओस से जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो आपके पास आ रहा है
वो इतनी स्पीड में आए कि उसको हैंडल करना आपके लिए बहुत मुश्किल भी ना हो, इम्पॉसिबल लेवल पे, लेकिन बहुत इजी भी ना हो। उससे एक बैलेंस मेंटेन होगा। और उसी चीज़ को ये म्यूज़िक के उसमें समझा रहे हैं कि म्यूज़िक भी हमें म्यूज़िक प्रेडिक्टेबल पसंद है, बट बहुत प्रेडिक्टेबल भी पसंद नहीं है, अदरवाइज़ वो बोरिंग हो जाएगा। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक भी नहीं सुन पाता हूँ। कोई भी आर्ट फॉर्म बहुत कॉम्प्लेक्स जब हो जाती है आपकी समझ से बाहर, तो आप, जैसे कि मेरे एग्जांपल में मॉडर्न आर्ट, मुझे पेंटिंग्स पसंद है पर मॉडर्न आर्ट मुझे समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं आई जस्ट डोंट बॉदर अबाउट दैट। तो शायद वो मेरे स्पेक्ट्रम से ऊपर है, ऐसे समझ लो, या नीचे। You can find the pathway to the optimal rate of update by relying on your sense of meaning. That's what it's for. What it tells you is that you're wandering your way through the world between the catastrophes of chaos and the catastrophes of order, and now and then you swing into the proper locale. You're where you should be. And what happens is you get engaged by that. You get meaningfully engaged by that. And it's fragile. It'll move on you, right? Because it's very difficult to exist at that point constantly. Your bad habits, all sorts of things, your situation, there's all sorts of things that are going to interfere with that. But that doesn't mean that that isn't where you should be. And so then you might say, well, that's where you should strive to be all the time. And then the question might be, well, what would it be like if you were there all the time? And I think that's where Intimations of Paradise come from. I mean, when I think it was Wordsworth talked about intimations of immortality in childhood, people tend to romanticize their childhood because of the sense of intense engagement that goes along with being a child. And it's one of the wonderful things about being around children, actually. Okay. अब जो इन्होंने कहा ना, थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर चाइल्डहुड वाली बात पे भी आएंगे, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो इन्होंने कहा आज की लाउड गाड़ी, आई डोंट नो, मे बी शायद दूसरी तीसरी होगी, मैं लीन हो गया था समझाने में, इसलिए ध्यान नहीं गया। ओके, तो इससे मुझे लगता है इनका ये कहना है कि अगेन, जब मैं कभी भी पीटरसन चाचा की वीडियो देख रहा होता हूँ, तो मेरे से कई बार ये गलती करता हूँ मैं कि मैं ट्रांसलेट करने लग जाता हूँ, जो कि शायद आई थिंक किसी हद तक ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट चीज़ होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल से समझाऊँ। तो इस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल मुझे ये लग रहा है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, कुछ ऐसा वक्त आता है हफ्ते 2 हफ्ते में कि किसी दिन आपको लग रहा होता है मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ और मैं शायद 2 या 3 लोगों का काम कर सकता हूँ आज फिज़िकली। इसी तरीके से कुछ ऐसा वक्त आता है जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप हर किसी से जिससे मिल रहे हो, अपनी बिल्डिंग में जो वॉचमैन है उससे लेके, पड़ोसी से लेके, दोस्तों से लेके, मम्मी पापा से लेके, गर्लफ्रेंड से लेके, हर बंदे से आप ऐसे मिल रहे हो और आपकी कॉन्वर्सेशन इतनी फ्लूइडली हो रही है कि बहुत आपको लग रहा है कि यार लोगों से बात करने में मज़ा आ रहा है, हर कोई आपकी तरफ इंटरेस्टेड है बात करने में, हर कोई आपको रिस्पॉन्स दे रहा है पॉजिटिव तरीके से, हर कोई रिस्पेक्टफुल है आपकी तरफ। एक आपको फील होता है कि शायद मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल रही है जो कि लोगों को मेरी तरफ एक खींच रही है और एक मेरी तरफ एक रिस्पेक्ट बिल्ड कर रही है मेरे बारे में लोगों के अंदर। ये होता है अक्सर ना, 2-3 दिन का एक फेज़ आता है जब हर 15 एक दिन में, और इसी तरीके से खाने में भी कि आपकी हेल्थ में ऐसा आपको फील होता है कि इस दौरान मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ, जो भी आपका काम है, लिखना या काम आपका बहुत ही फ्लूइड तरीके से हो रहा होता है। प्लेयर्स जो होते हैं क्रिकेट या डिफरेंट स्पोर्ट्स में, उनको कहते हैं कि इसकी फॉर्म चल रही है अभी। तो लाइफ के हर काम में मुझे लगता है कि शायद वो फॉर्म वर्क करती है। और जो ये कह रहे हैं ना कि आप ये केओस से ऑर्डर में जो ये फ्लाई करते रहते हो, और बीच में एक टाइम आता है कि जब आप एक बिल्कुल सही जगह पे होते हो जहाँ दोनों चीज़ों का बैलेंस बना हुआ होता है। मुझे लगता है शायद वो ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, और मैं श्योर हूँ कि ये और लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे, जस्ट ये मैं ही नहीं हूँ। तो यस, वहाँ हम बने रह सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कि उस पीरियड को मोर ऑफन बुलाया जा सकता है और लंबे समय के लिए
रोका जा सकता है. जैसे कि अगर हम स्लीप के पैटर्न को बिल्कुल ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करें, स्लीप की लेंथ को, किस तरह की स्लीप मिल रही है, उसके लिए कुछ कंडीशंस की आपकी स्लीप जो वो डीपर से डीपर हो सके. साउंड वाइज आपका बेड कैसा है, उन चीज़ों के क्लीनलीनेस का क्या लेवल है, टेम्परेचर का क्या लेवल है, इन सारी चीज़ों का अगर थोड़ा ध्यान रख सकें. और फूड और पानी आप कैसे ले रहे हो और किस तरह की चीज़ें खा रहे हो, फूड कैसा ले रहे हो, इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा मैनेज किया जाए तो शायद वो जो एक अच्छा फॉर्म, एक जो बैलेंस आता है, उस बैलेंस को एलोंगेट किया जा सकता है और मोर फ्रीक्वेंट बनाया जा सकता है. ऐसा मुझे लगता है या मेरा मानना है. Their childhood because of the sense of intense engagement that goes along with being a child, and it's one of the wonderful things about being around children. Actually, it's they pay you for their care, and the way that children pay you for their care is that they turn normal things into magic again when you're around them, because you've seen it 100 times before, and so when you see it, you don't see it. You see what you already know. But when a child sees it, they don't, because they don't know. They see it, and then when you watch them see it, you see it too. And so it's tremendous fun leading a small child around to do things that you've done before, because they're so, they're like this. They're like all the time, and maybe that's too much, and they cry and they get upset and all of that, but a good part of the time it's just wild-eyed wonder, and then you can see the world through their eyes, and it's payment. And so that sense of being engaged like that is something that people love about children, and rightly so. But it's also a marker to the proper way of being. There's a dictum in this is a Jungian idea, that there's no difference between the archetype of the wise old man and the archetype of the child. They're the same thing, because the wise old man is the person who found what he had in childhood but lost. Right? That's a very powerful motif. Is that the purpose of maturation is to return to the state of childhood as a mature being, not to stay in the state of childhood. That's Peter Pan. But to make the sacrifices necessary for maturation and then return. So, well, how do you do that? Well, Okay, I think ये सारा quite self-explanatory था, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी ने भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो ये बात कर रहे हैं कि कैसे जब आप एक छोटे बच्चे के अराउंड होते हो, साल भर का जो बच्चा होता है या फिर 2 साल का, उसका चीज़ों के प्रति रिएक्शन कैसा होता है, अगर उसने आपको भी पहली बार देखा है तो आपके प्रति भी उसका रिएक्शन कैसा होगा, जनरल दुनिया के एनवायरनमेंट के प्रति, चीज़ों के प्रति वो कैसे बिहेव करता है, और कैसे उसको देख के एक, जिसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी के वो वाले जॉय जो बिल्कुल आपके कोर को जाके हिट करते हैं, ये वो आई थिंक वो लेवल का जॉय है. और शायद जो कि मुझे लगता है काफ़ी लोग आज के टाइम में पेट्स के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि आई थिंक सोशल फैब्रिक जो है वो टूट तो पहले ही गया था, अब तो मुझे लग रहा है तार तार हो गया कुछ जगहों पे और कुछ कम्युनिटीज़ में, स्पेशली वेस्ट में. हम क्रेव करते हैं वो चीज़, और जैसा कि मैंने कहा, वो एनिमल्स के थ्रू, पेट्स के थ्रू लोग कोशिश करते हैं उस चीज़ को पाने की आज के टाइम में. that in part by noting what it is that's meaningful for you to engage in. I would say it's your nervous system reporting to you, right hemisphere and left hemisphere balanced. The balance between chaos and order produces an output that says you are in the right place. It's a perception. The meaning is a perception of being in the right place. It's the genuine thing. However, because it can be pathologized, that's the thing, and that's why I think there's a call to virtue in most great religious traditions. If you're going to rely on your sense of meaning to orient you, you have to play a straight game, because otherwise you warp and twist the inputs, and then the mechanism won't function properly. It's like if you've blinded yourself to half the world, you can't use your perceptions to orient yourself properly, because the half of the world that you're ignoring is going to pop up at you unexpectedly and take you down. And so if your relationship with the world isn't pristine, honest primarily, then you can't rely on your own internal orienting mechanisms. And then you either fall into chaos, which is an absolute catastrophe, or you have to rely on some kind of external authority. And that makes you prone to
possession by tyrannical ideologies, for example, which give you that sense of meaning that you should, in fact, have as a consequence of your own action. Okay, I don't know, लास्ट वाली बात अगेन जैसा कि मैंने कहा कई बातें इनकी ऐसी होती है जिनको सोचने के लिए टाइम लगता है, बट लास्ट वाली बात को अगर मैं समझाऊं तो इनका कहना यह है कि अगर आप मीनिंग को अपनी ओरिएंटेशन का लाइक गाइड बनाते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट गेम खेलो, उसमें 2 नंबर ही मत करो। सच में वो आपका मीनिंग होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया कि जब वो ऐसा नहीं होता तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या इस तरीके की दूसरी चीज़ें आपका फ़ायदा उठाती हैं और आपको डिफरेंट तरीके की टायरेनिकल आइडियोलॉजीज़ में बिलीव करने के लिए एबल बना देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जितना भी है एक्सट्रीमिज़म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग आपको ऑनलाइन रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की तरफ मोटिवेट हुए मिलेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, अगर आप देखोगे जो उनकी बातें हैं कि वो जो क्लेम करते हैं कि हमारा रिलीजन ये कहता है कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, पर वो लोग उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेव कर रहे होते हैं। तो यानी कि वो सोच रहे हैं कि मैं एक मीनिंगफुल काम कर रहा हूँ, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। वो ट्रूथफुल नहीं है उस चीज़ के प्रति, वो स्ट्रेट नहीं है उस चीज़ के प्रति। वो अपनी ईगो को बीच में, अपनी पर्सनल लेवल की जो उनकी ईगो है उसको बीच में लाके उसको अपनी रिलीजन की, अपनी ईगो को अपने रिलीजन के साथ में जोड़ के चीज़ों को देख रहे हैं। और फिर किसी ने अगर उनके रिलीजन को गलत कह दिया या कुछ भी कर दिया, और मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं कर रहा, ये चीज़ हर ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होती है, क्योंकि ये जो बातें यहाँ हो रही हैं ये ह्यूमन की सिचुएशन के ऊपर बात हो रही है, किसी एक ग्रुप के ऊपर बात नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर जस्टिन बीबर अगर पीटरसन कनेडियन है तो कनेडियन लोगों की बात नहीं हो रही सिर्फ, ये चीज़ें पूरी ह्यूमैनिटी पे अप्लाई होती हैं यार। तो अपनी ईगो को किसी चीज़ के साथ जोड़ दिया, और इसलिए जब उस चीज़ को कुछ कहा जा रहा है तो आपको ये लग रहा है कि ये डायरेक्ट आप पे अटैक है, तो आप ट्रूथफुल नहीं हो उस चीज़ के साथ। बेसिकली सिचुएशन ये है। तो अगर मीनिंग के थ्रू ओरिएंट कर रहे हो लाइफ को तो ट्रूथफुली करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बेसिकली इनका कहना है। नहीं तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैलेगा, आप उन लोगों के हाथों में खेलने के लिए अवेलेबल हो जाओगे जो उन आइडियोलॉजीज़ के सेंटर्स को रन करते हैं, जिन आइडियोलॉजीज़ को आपने मीनिंग बना लिया अपनी लाइफ का। सिंपल। तो आई होप इससे कुछ सीखने को मिलेगा। जॉर्डन पीटरसन की वीडियो भी रिएक्ट करने का एक मकसद ये भी होता है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो शायद मुझे देख रहे हैं लेकिन इन्हें ऑलरेडी नहीं देखते, तो शायद मेरे थ्रू इंट्रोड्यूस हों इनसे, और इनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल, और उनसे शायद उनकी ज़िंदगी पे काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि मैं ये अपनी पर्सनल लेवल पे कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी इनके थ्रू ली है, इनके लेक्चर्स के थ्रू, इनके आइडियाज़ को मैंने काफ़ी चीज़ों में ज़िंदगी की काफ़ी सिचुएशंस में अप्लाई करके देखा है, और 99.99% मैं कभी भी उन्हें गलत नहीं पाता। और शायद वो जो 0.01% अगर कुछ होगा भी, वो सिर्फ एक्सेप्शन के तौर पे मैंने रखा हुआ है, जो कि अगेन ये भी इंसान है, हर बंदा इंसान है, कहीं ना कहीं हम सब गलत हो सकते हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।